हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है कैरियर स्पेक्ट्रा के यूट्यूब चैनल पर। आई होप आपकी तैयारी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए अच्छी चल रही होगी। आपके लिए लास्ट मिनट एक रिवीजन सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं, जिसमें कि जो फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, और साथ साथ में जो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी है आने की, हर टॉपिक से हमने क्वेश्चन को उठाया है। हमने कोशिश की है कि क्वेश्चन के साथ साथ जो कॉन्सेप्ट उसमें इन्वॉल्व है, जो फॉर्मूला है, या किस तरीके से वो क्वेश्चन और पूछ सकता है, उसको भी हम कवर करने की कोशिश करें। तो हम मैक्सिमम सिलेबस जो इस सीरीज़ में है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इसकी रफ्तार हम थोड़ा अच्छे लेवल पे लेके चलेंगे ताकि चीज़ें टाइम से ख़त्म हो सकें। चलिए, तो हमारे पास पहला है काइनेमेटिक्स। ये अपने पास फॉर्मूला चार्ट है काइनेमेटिक्स का। आई होप ये सारे फॉर्मूले आपने पहले पढ़े होंगे, बहुत बेसिक फार्मूलाज हैं। इनको अप्लाई कैसे करना है वो हम अभी देख रहे हैं। तीन फॉर्मूले मेरे पास बहुत बेसिक होते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के। V इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सबको पता है, ओके। S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और V स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये तीन मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, जहां पर S डिस्प्लेसमेंट है, T टाइम है, U इनिशियल वेलोसिटी है, V फाइनल वेलोसिटी है। इसके साथ एक और फॉर्मूला होता है SN। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। अगर वो कहेगा डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकंड, इसका मतलब टाइम t इक्वल्स टू 4 सेकंड से लेकर के 5 सेकंड के बीच में, इस 1 सेकंड के ड्यूरेशन में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, उसे हम कहते हैं SN। इसके लिए थोड़ा अवेयर रहेगा, क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। फॉर्मूला क्या आपके पास, u प्लस ए बाई टू, टू टी माइनस वन, टू एन माइनस वन। ये अपने पास फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का, जहां पर u इनिशियल वेलोसिटी है, a मेरे पास एक्सेलरेशन है, 2n, n मतलब अगर मुझे बोलेगा फिफ्थ सेकंड तो n का वैल्यू 5 पुट किया जाएगा, एंड सो ऑन, जो भी मुझे पूछा होगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले कुछ बेसिक से हैं। इसके अलावा जहां हमको लगता है कि क्वेश्चन बन सकते हैं वो है मोशन अंडर ग्रेविटी। जब भी कोई मोशन अंडर ग्रेविटी होगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि उस टाइम पर a जो है वो g के बराबर हो जाएगा। कुछ फॉर्मूले क्विकली, अगर हम किसी h हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं, तो ड्रॉप करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 हो जाएगा। तो इस टाइम पर जो फाइनल वेलोसिटी होगा v, वो हो जाएगा √2gh। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट रिजल्ट आपके लिए काम का है, आपके क्वेश्चन में हेल्प करेगा। क्योंकि आपने जो लगाया होगा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, यू अपने पास 0 है, फ्री फॉल की कंडीशन है, v इक्वल्स टू √2gh, डायरेक्ट याद होना चाहिए। जो टाइम लगेगा इस जर्नी में वो होगा √2h/g, ये भी आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। हालांकि ये इक्वेशन ऑफ मोशन से आप निकाल सकते हैं, पर क्योंकि हमें क्वेश्चन फास्ट करने हैं, 1 मिनट के अंदर सॉल्व करने हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मोशन फ्री फॉल वाला थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन बना सकता है। चलिए, तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमने लिया है, अ व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर रोल्स फॉरवर्ड हाफ अ रेवोल्यूशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। The magnitude of displacement of the point of wheel initially in the contact with the ground is, okay। क्वेश्चन हमने आसान लिए हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब 1 से 1.5 मिनट में सॉल्व हो सकते हैं, पर कोशिश की है कि थोड़ा सा उन्हें ट्रिकी रखा जाए, ताकि जो आपका माइंड है लास्ट मिनट में वो थोड़ा एक्टिव रह सके, जो ये लास्ट फेज आपकी प्रिपरेशन का है इस टाइम पर। चलिए, तो क्वेश्चन मुझे कुछ ये बोल रहा है कि अपने पास एक व्हील है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक व्हील रोल कर रहा है। तो व्हील रोल कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ टाइम बाद व्हील यहां पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट है। जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट हाफ सर्कल घूम गया, इसका मतलब जब ये पाई डिग्री घूम गया होगा, तो ये टॉप पर पहुंच जाएगा। और इस टाइम पर जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये मुझसे पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। रेडियस को इसने कुछ दिया है क्या, 1 मीटर बोला है, तो ये 1 मीटर का रेडियस है। ये हम जानते हैं कि अगर ये 2 पाई घूम जाएगा तो मतलब ये एक चक्कर पूरा काट चुका होगा। और अगर ये पॉइंट घूम करके वापस यहाँ आ जाए तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो 2 पाई आर के बराबर होगा। मतलब ये घूम करके पूरा वापस आ गया, तो ये 2 पाई आर आगे चला गया। अभी के लिए इसने कहा कि जो बॉटम वाला पॉइंट है वो टॉप पर आ गया, इसका मतलब ये खाली पाई एंगल घुमा होगा, है कि नहीं। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस यहां से यहां तक का आपको दिख रहा है ये वाला, वो पाई आर होने वाला है। कई बार ठीक है, जब वो पाई एंगल घूमेगा तो पाई आर वो कवर करेगा हॉरिजॉन्टली। बढ़िया। अब देखिए, अगर हम कहें कि ये सेंटर है तो अभी भी ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, ये भी ठीक है। तो ये मेरे पास 2r हो गया, ये मेरे पास पाई आर हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियली पॉइंट ए यहां पर था, फाइनली पॉइंट ए यहां पर पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट होगा इसको मिलाने वाली एक लीनियर लाइन, ये हम जानते हैं। तो ये मेरे पास हाइपोटेनस है, तो ये s का वैल्यू क्या निकल के आएगा, रूट ऑफ बेस का स्क्वायर पाई आर का स्क्वायर प्लस 2r का
होल स्क्वायर। आर का वैल्यू 1 दे रखा है, आर को 1 पुट करेंगे तो एस निकल के आएगा अपने पास रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 4। क्या कोई ऑप्शन में है ऐसा? रूट पाई स्क्वायर प्लस 4 ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्या चीज ठीक है? देखिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने पास एक कॉपी और एक पेन लेके बैठें। जब आप वीडियो देख रहे हैं तो क्वेश्चन देखते ही उसे पॉज करें और खुद से 1 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर कोई दिक्कत आपको हो तो उसके बाद आप सॉल्यूशन देखें, वरना आप इसकी भी कर सकते हैं। टाइम इस टाइम पर बहुत ज्यादा जरूरी है ना? इस टाइम पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस टाइम की ही है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास? द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट अ इंस्टेंट इज 10 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 3 सेकंड द वेलोसिटी विल बिकम 16 मीटर पर सेकंड। द वेलोसिटी एट 2 सेकंड बिफोर द इंस्टेंस विल बी। इसका मतलब मान लीजिए कि यहां पर एक टाइम को मैं ले लूं टी नॉट। इस टाइम पर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या है? 10 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड है। ये क्वेश्चन बोल रहा है मुझे आफ्टर 3 सेकंड इट्स वेलोसिटी विल बिकम 16। ओके, मतलब आफ्टर t इक्वल्स टू 3 सेकंड जब यहां पर पार्टिकल आ गया होगा तब वेलोसिटी बन जाएगी 16 मीटर पर सेकंड। तो उसने मुझे बोला कि इस मोशन t नॉट से 2 सेकंड पहले, t इक्वल्स टू 2 सेकंड, इससे पहले क्या वेलोसिटी उसके पास होगी। ठीक है ना? चलिए सिंपल सी बात है, पहले मुझे इसका एक्सेलरेशन निकालना ही पड़ेगा क्योंकि टाइम मेरे पास है, मेरे पास 2 सेकंड बोला गया है। तो अगर एक्सेलरेशन हो जाए तो वेलोसिटी मुझे 10 मीटर पता है, ए अगर मुझे पता चल जाए तो क्या पता कुछ हेल्प हो सकती है। देखिए अगर कभी फॉर्मूले में आप फंस रहे हैं, क्वेश्चन में फंस रहे हैं, तो जितना डाटा गिवन है पहले उससे नोट डाउन करें, साइड में जो पूछा गया है उसे लिखें, और उसके बाद जो भी फॉर्मूला आपके दिमाग में आ रहा है जहां पर आप उस डाटा को फीड कर सकते हैं उसे लिख लें, और फिर कोशिश करें कि आप उस फॉर्मूले में उन चीजों को रख सकें और अननोन क्वांटिटी को निकाल सकें। बेसिक कई बार हम सोचते हैं कि क्वेश्चन टफ हो रहा है, पर कई बार जब हम इस सिंपल ट्रिक अप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। डाटा लिखो, फॉर्मूला लिखो, पुट करो और कोशिश करो कि लिंक बैठाना है। अगर आपको लिंक आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं? और यहां पर इन डेप्थ तो पूछने वाला नहीं है, ये आपको ही पता है। चलिए तो देखते हैं एक्सेलरेशन क्या निकलेगा। v मेरे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो 16 है, तो v इक्वल्स टू u प्लस 80 लगा सकता हूं। बिल्कुल, v का वैल्यू 16 है, u का वैल्यू 10 है। एक्सेलरेशन नहीं पता, टाइम कितना लगा? 10 से 16 पहुंचने में से 3 सेकंड लगा, तो 3 मैंने यहां पर पुट कर दिया। क्या चीज ठीक है? तो 16 माइनस 10 इक्वल्स टू 3a। कितना हो रहा है ये? 6/3। इसका मतलब एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होगा, क्या ये बात ठीक है? तो मैं 2 सेकंड पहले का मुझे निकालना है, मगर कि इस टाइम पर रफ्तार क्या है? सपोज वो u है ना, और 2 सेकंड बाद रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड हो गई। किस एक्सेलरेशन से चला ये चला 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो क्या मैं अगेन लगा सकता हूं v इक्वल्स टू u प्लस 80? देखिए कैसे, v मतलब फाइनली पहुंचा 10, इनिशियली मुझे नहीं पता, वो निकालना है, तो u प्लस एक्सेलरेशन था कितना? 2 मीटर, और टाइम कितना लगा इसे? 2 सेकंड। तो u का वैल्यू कितना निकल के आएगा? फाइनल आंसर u विल बी 10 माइनस 4, का मतलब 6 मीटर पर सेकंड। 6 मीटर पर सेकंड आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन में मौजूद? बिल्कुल ऑप्शन में ये मौजूद है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन ऑब्जेक्ट मूव्स स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से चल रहा है थ्रू अ रेजिस्टिव मीडियम सच दैट इट्स एक्सेलरेशन इज रिलेटेड टू वेलोसिटी एज a इक्वल्स टू 3 माइनस 2v। देन ये बोलता है कि टर्मिनल वेलोसिटी इज 1.5, टर्मिनल वेलोसिटी 3, स्लोप ये, एक्सेलरेशन 2। देखिए इसने मुझसे पूछा टर्मिनल वेलोसिटी, तो क्या मुझे पता है कि क्या होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी एक रेजिस्टिव मीडियम से या फ्लूइड से चलना शुरू करेगा तो कुछ टाइम के बाद उसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाता है। बेसिकली एक फोर्स लग रहा होगा कोई भी, और रेजिस्टिव मीडियम उस फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। एक टाइम के बाद नेट फोर्स 0 हो जाता है या फिर एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। जहां पर एक्सेलरेशन 0 हो जाता है वहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, उसे कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। इसका यूज कहां पर है? जैसे कि हम स्विमिंग करने जब जाते हैं तो अगर हम किसी हाइट से छलांग लगा रहे हैं किसी तालाब के अंदर, तो ये नहीं होगा कि बॉटम तक जाते जाते हमारी वेलोसिटी बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही। अगर ऐसा होता तो आप बॉटम से टकरा जाते, है कि नहीं? परंतु जो रेजिस्टिव मीडियम है, जो पानी है, जो विस्कस फोर्स है, वो आपके मोशन को अपोज करेगा और कुछ टाइम बाद आपकी वेलोसिटी को कांस्टेंट कर देगा। आप बॉटम पर नहीं टकराते हैं, या फिर जो बारिश की बूंदें गिर रही होती है वो भी एयर ड्रैग से वेलोसिटी कांस्टेंट रखती है, वरना उनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती। क्या ये बात ठीक है? तो इस सब के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन 0, ये याद रखेंगे। चलिए तो एक्सेलरेशन अगर 0 हो रहा है तो मतलब 3 माइनस 2v इक्वल्स टू 0, v इक्वल्स टू 3/2 या फिर 1.5 मीटर पर सेकंड। ये तो मुझे पहले ऑप्शन में दिख रहा है, तो टर्मिनल वेलोसिटी इज 1.5 यूनिट। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एमसीक्यूज हैं। चलिए तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, आगे हम नहीं बढ़ेंगे।
नेक्स्ट देखते हैं, अ बॉडी ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ट्रांसवर्स 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए जहां पर कुछ ग्राफ कुछ आपको बनाना पड़े, तो उस टाइम पर साथ साथ में क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते बनाते रहें, क्योंकि आपको एक ही बार में क्वेश्चन पढ़ना भी है और उससे इंफॉर्मेशन निकालनी भी है। अगर आप क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़ते हैं तो इस आदत को आपको ठीक करना होगा, क्योंकि एक बार में एक क्वेश्चन पढ़ना और इंफॉर्मेशन निकालना जरूरी है इस एग्जाम के लिए। चलिए हम क्वेश्चन करेंगे, साथ साथ में डायग्राम बनाते रहेंगे। उसने कहा मुझे कि 4 मीटर पर सेकंड से ये चल रहा है, कितना डिस्टेंस चल रहा है, ये 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस। तो इसका मतलब अगर टोटल डिस्टेंस d है तो d/3 जो है ये चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। इसका मतलब जो 2d/3 है वो रिमेनिंग पोर्शन होगा अभी के लिए, और उसको चल रहा है द रिमेनिंग पोर्शन अ डिस्टेंस वाज कवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। तो चल रहा है 6 मीटर पर सेकंड के साथ। तो उसने मुझे बोला व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी इन टोटल जर्नी, इस पूरी जर्नी में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी ये मुझसे जानना चाह रहा है। क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड है, बेसिक भी है, पर ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और इस बार भी चांस बनता है। जब भी कभी एवरेज वेलोसिटी पूछेगा तो आपको इंटेक्ट रहना है इसके जनरलाइज फॉर्मूले पर, और वो क्या होगा, वो होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। ये होगा इसका जनरलाइज फॉर्मूला। इसका मतलब आप कह सकते हो कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो अपने पास d/3 प्लस 2d/3 है। इसका मतलब ये टोटल d होगा, अपॉन में जो टोटल टाइम लगेगा, सपोज कीजिए कि इस जर्नी के लिए टाइम t1 है और यहां पर टाइम t2 है ना, एज्यूम कर रहा हूं मैं से, तो यहां पर t1 बोल दो, यहां पर इसको t2 बोल दो। तो ये आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए। क्या मुझे t1 और t2 का वैल्यू पता है? नहीं पता, पर यहां पर हमको वैल्यू दिख रहा है। जो टाइम t हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो भी डिस्प्लेसमेंट है अपॉन में वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट कितना है, d/3 अपॉन में वेलोसिटी कितना है 4। तो टाइम t1 का वैल्यू ये होगा और t2 का वैल्यू 2d/3 डिस्प्लेसमेंट है और टाइम वेलोसिटी कितना है 6 है, तो ये मेरे पास टाइम t2 हो जाएगा। फटाफट से वैल्यू पुट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये ऊपर बन जाएगा d, अपॉन में बन जाएगा d/12 प्लस 2d/18। क्या चीज ठीक है? इतना ही बन रहा है। इसका आप एलसीएम लेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे, आपको दिख रहा है डी से डी सारे कट जाएंगे। कितना एलसीएम आएगा इसका, 36 एलसीएम आएगा इसका। तो 1/, ये नीचे बन जाएगा मेरे पास 36, ऊपर बन जाएगा 12 3 36 प्लस 18 2, तो ये 4 बन जाएगा। इतना ही बन रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा 36/4 3 7। सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। अगर ऑप्शन में मैच कर रहा है तो ठीक, नहीं मैच कर रहा है तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे करना है। आंसर इसका आप खुद निकालेंगे, है ना। अच्छा देखिए ये बात को, अगर कभी इस तरीके का सिचुएशन बन गया कि हाफ जर्नी या कुछ पार्ट जर्नी का चल रहा है किसी वेलोसिटी के साथ और कुछ चल रहा है किसी और वेलोसिटी के साथ, मतलब यहाँ पे दिया गया है ये v1 और यहाँ पर दिया गया है ये v2, क्या चीज ठीक है। तो अभी तो कह रही है d3 और 2d/3 है अभी के लिए, पर अगर ये बिल्कुल हाफ होते, d/2 और d/2 होता, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकता था, v एवरेज इक्वल्स टू 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। इन जनरल अगर बन जाए तो इससे भी बन सकता है, पर कब, ध्यान रखिएगा, जब तुम्हारे पास d/2 और d/2 हो, मतलब ये एग्जैक्टली हाफ जर्नी होगी। अगर नहीं होगा तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, मैं टाइम इसमें वेस्ट नहीं करूंगा, कॉन्सेप्ट पर थोड़ा ध्यान रखूंगा। आंसर मैच करे तो ठीक, वरना नन ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट देखिए, अ पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ हाइट ऑफ अ टावर 3h। टावर बनाएंगे, हाइट कितना है टावर का, 3h दे रखा है मुझे, ठीक है। पार्टिकल रेस्ट से रिलीज किया गया है। जब भी वो रिलीज या ड्रॉप बोलेगा, इनिशियल वेलोसिटी 0, ये आपके पास अपने आप में एक डाटा की तरह काम करेगा। द रेशियो ऑफ टाइम टू फॉल इक्वल हाइट h, ओके। इसका मतलब मान लीजिए h और h, ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, 3 पार्ट है। और इसने कहा कि टाइम जो लग रहा है इसके लिए वो है t1, इसके लिए है t2 और लास्ट पार्ट के लिए टाइम t3। तो ये मुझसे जानना चाह रहा है कि रेशियो क्या होगा, t1 रेशियो t2 रेशियो t3 का क्या होगा। देखिए हमने कहा ये फ्री फॉल की कंडीशन है, बिल्कुल है। तो क्या हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि फ्री फॉल में टाइम √2gh होता है। मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अपने पास, डायरेक्टली हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर t1 का वैल्यू क्या लिखा जाएगा, √2gh लिखा जाएगा। इतना टाइम लगेगा इसे। अगर मैं बात करूं t2 की, तो मुझे यहां से यहां तक का टाइम निकालना है बेसिकली, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो मैं एक काम करता हूं, यहां से लेकर के यहां तक का टाइम निकालता हूं और t1 को माइनस कर दूंगा, तो ये जर्नी का टाइम आपको मिल जाएगा। अरे बोलिए, t1 जो है ना वो सिर्फ यहां से यहां तक का है, ये तो t2 है ना, तो t2 कैसे निकालेंगे,
रेस्ट से लेकर के यहां तक पहुंचने में लगेगा इसको √2g और h का वैल्यू हो गया 2h, इतना टाइम लगेगा, माइनस जो टाइम ये लगा वो कितना है √2gh, इसका मतलब ये t2 का वैल्यू होगा। कोई दिक्कत, आपको एक लाइन में ही इसको लिखना है साथ के साथ। लास्ट पार्ट मेरे पास है t3, वो कितना हो जाएगा, रेस्ट मतलब फ्री फॉल से और t3 तक का टाइम कितना हो जाएगा √2gh, क्योंकि जो टाइम ये लिखा हमने √2gh वो टाइम तो फ्री फॉल का है। फ्री फॉल का मतलब ये सिर्फ तब अप्लाई हो सकता है जब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, इसलिए मैं रेफरेंस को इनिशियल मान के चल रहा हूं। चलिए, तो t3 का वैल्यू हो जाएगा √2g और कितना h उस टाइम चला वो 3h, माइनस में t2, तो t2 मतलब ये पूरी वैल्यू, ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं इनको रेशियो करूं तो रेशियो का जो कुछ बन रहा होगा फॉर्मेटिंग, वो कुछ ये तो नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, इस टाइप का रेशियो बन सकता है। अगर मैं √2gh को कंसिडर कर लूं कि ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, ये फिर 2 टाइम्स ऑफ 1 हो जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1 हो जाएगा, ये बनेगा। तो √2 माइनस 1, क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या इसकी रीजनिंग आप समझ पा रहे हैं? मैंने कहा कि ये √2gh को मैंने 1 ले लिया रेफरेंस के लिए, तो यहां पर जो लिखा गया है ना, ये 1 मल्टीप्लाई में √2 है और ये 1 है, तो √2 माइनस 1 है, √2 माइनस 1, तो ये और ये मैच कर रहा है, तो फाइनल भी कुछ ऐसा ही बन रहा होगा, आपको दिख रहा है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कुछ आंसर डी हो जाएगा। क्या चीज ठीक है? इतना आपको चेक नहीं करना है कि ये तीनों निकालो, नहीं, अगर पहला वाला एलिमिनेट हो गया, दूसरा एलिमिनेट हो गया, तीसरा एलिमिनेट हो गया, चौथे पे टिक कर देंगे, ठीक है ना। ये नहीं कि आपको फाइनली यहां तक पहुंचना ही है, एग्जाम आपसे ये नहीं चाह रहा है, वो चाह रहा है कि आप कितना क्विकली किसी चीज को अडेप्ट कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपना, a ball is dropped into a well in which the water level is at a depth of h below the top. Okay, एक कुआं मेरे पास है, इस कुएं में वाटर लेवल है और ये जो है डेप्थ जो है वो h है बिलो द टॉप, इसका मतलब इसकी h यहाँ पर डेप्थ होगी। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज c देन द टाइम आफ्टर विच द स्प्लैश इज हियर्ड विल बी। ओके, अगर स्पीड c है, इसने h हाइट किसको बोला है, अ बॉल इज ड्रॉप इनटू अ वेल इन विच वाटर लेवल इज द डेप्थ ऑफ h बिलो द टॉप। ओके, टॉप से बोला इसने h, ओके, तो टॉप ये माना गया है, इससे h ये होगा फिर, है ना, वाटर लेवल जो है वो टॉप से h हाइट नीचे है, तो ये मतलब होना चाहिए। ओके, साउंड का स्पीड c है, तो इसने कहा कि आपने एक पत्थर को गिराया मान लीजिए, तो आपको आवाज कितने टाइम के बाद सुनाई देगी ये जानना चाह रहा है। तो देखिए, जब वो पत्थर यहां से आप ड्रॉप करोगे तो पहले यहां से यहां पहुंचेगा, एक टाइम लगेगा ये वाला, फिर जो आवाज ट्रेवल करेगी वो आपके ऊपर तक मतलब कानों तक ट्रेवल करेगी, तो एक टाइम ये लगेगा t2। क्या ये बात ठीक है? तो पत्थर को यहां तक पहुंचने का टाइम कितना होगा, वो टाइम होगा t इक्वल्स टू √2h/g। ये फॉर्मूला कहा था कि इंपॉर्टेंट है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं, h मुझे गिवन है तो h है, √2h/g एज इट इज रहेगा। अब अगर वो साउंड है मतलब तो उसकी वेलोसिटी c होगी, उसने दे रखा है मुझे c, तो उसको टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा उसको, कितना डिस्प्लेसमेंट है वो t है और d डिस्प्लेसमेंट है, मतलब उसको मैं h बोल रहा हूं, यहां पर h लिखेंगे, अपॉन में कितना वेलोसिटी था c था, तो मतलब t2 का वैल्यू ये है और t1 का वैल्यू ये है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा t1 प्लस t2। क्यों? क्योंकि पहले पत्थर नीचे गया फिर आवाज ऊपर आई। क्या चीज ठीक है? चलिए, तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे, √2h/g प्लस h/c, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? √2h/g। ओके, इस वाले ऑप्शन से h कॉमन लिया गया है, आपको दिख रहा होगा, है ना, नीचे में h बना है, तो आपका ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। समझ में आ रहा है क्या? अगर आपने h से मल्टीप्लाई नीचे किया, h² यहां पर कर दिया, h को आप बाहर निकालोगे इसके बाद, तो h कॉमन आ जाएगा ना, तो √2/gh बचेगा प्लस 1/c। क्या चीज ठीक है? देखिए, जो बेसिक वगैरह है इतना मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो कंप्लीट क्लासरूम वीडियोस हैं उसमें हमने हर चीज को एक्सप्लेन किया होगा, जो भी आपके लेक्चर होंगे। अभी हम क्विकली रिवाइज करना चाह रहे हैं आपके जो आपके आंखें हैं बेसिकली, कि आपको किस तरीके से अपने एग्जाम को फास्टली प्रिपेयर करना है उसके लिए, है ना, बाकी कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। When a ball is thrown up vertically with velocity v0, it reaches the maximum height of h. Okay, मतलब ये ग्राउंड है, यहां से बॉल को फेंका गया है v0 के साथ, उस टाइम पर ये h हाइट को मैक्सिमम h हाइट तक ये गया। If one wishes to triple the maximum height, अगर मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम हाइट ट्रिपल हो जाए तो बॉल को किस रफ्तार के साथ फेंकना चाहिए? देन द बॉल शुड बी थ्रोन विद वेलोसिटी क्या? ओके, अब यहां पर भी इक्वेशन ऑफ मोशन का ही काम है। कैसे? जब ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगी उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी 0 होगी। क्या बात हम जानते हैं? देखिए, मैक्सिमम हाइट मतलब वेलोसिटी 0, ध्यान रखिएगा उस पॉइंट पर, तो मतलब इसका v
वी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या चीज़? ठीक है, तो v मेरे पास 0 हो जाएगा, q मेरे पास v नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2, a मेरे पास क्योंकि डाउनवर्ड है, g नीचे लग रहा है तो माइनस का g रखा जाएगा और s को h रखा जाएगा। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि डायरेक्शन में प्लस माइनस कब रखना है, कभी प्लस जी कभी माइनस जी, ऐसा कुछ कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। जब भी वेलोसिटी ऊपर हो, एक्सेलरेशन नीचे हो, तो मोशन को ये स्लो करना चाह रहा होगा, एट द एंड वो वेलोसिटी को किल करना चाह रहा है, तो माइनस साइन होगा दोनों के बीच में, मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल हैं। जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल होंगे तो आप दोनों को ऐड कर सकते हैं, चाहे मोशन डाउनवर्ड हो रहा है चाहे मोशन अपवर्ड हो रहा है। क्लासरूम वीडियोस में ये अच्छे से समझाया गया है। चलिए, तो इस टाइम पर यहां पर इसके लिए क्या निकल के आएगा, h क्या निकल के आएगा, v नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh निकल के आएगा, और वेलोसिटी v का वैल्यू क्या निकल के आएगा, वो √2gh निकल के आएगा। इस मतलब उस टाइम पर वेलोसिटी जो है वो √2gh होगी इनिशियल केस में। अब अगर आपको h को 3 टाइम्स करना है, अगर आपको h को 3 टाइम्स करना है, उस टाइम पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी फिर? देखिए, उस टाइम पर वेलोसिटी सपोज करो कि u है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि फाइनली उसने रेस्ट पर आना है। इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी यू स्क्वायर प्लस 2 माइनस जी, और उस टाइम पे h 3h चाहिए, ये तो चाहिए आपको, तो इसका मतलब यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2g और यहाँ पर 3h, यही तो होगा। इसका मतलब यू स्क्वायर इक्वल्स टू रूट के अंदर 2g और यहाँ पर h लिखो, यहाँ पर 3 को अलग से लिख रहा हूं मैं, देखते हैं क्यों, क्योंकि √2gh जो है वो v नॉट है, √2gh v नॉट है, तो डायरेक्टली जो आपको मिलेगा, v हटाइए, स्क्वायर हटाइए यहाँ से, तो u इक्वल्स टू मिलेगा √3 टाइम्स ऑफ v नॉट। क्या ये समझ में आ रहा है? क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर 3 फंसा हुआ है, √2gh आपको v नॉट बन चुका है, तो इसका मतलब जब उसका इनिशियल रफ्तार √3 टाइम्स ऑफ v नॉट होगा तो वो 3h हाइट को अटेन कर लेगा। तो आपका ऑप्शन में अगर मैच कर रहा है तो ठीक, कर रहा है क्या मैच? ओके, √3 v नॉट दे रखा है ऑप्शन में, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, among the 4 of the graphs there is only one graph for which average velocity over the time interval 0 से t can vanish for suitably chosen t। देखिए, जितने भी ग्राफिकल क्वेश्चन होंगे उनके लिए मैं आपको इसके बाद एक ट्रिक बताऊंगा, मतलब एक ग्राफ बताऊंगा, उससे आप सारे ग्राफिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिलहाल के लिए इसने मुझे कहा कि इनमें से कोई एक ग्राफ ऐसा है जिसके लिए किसी भी टाइम इंटरवल t में जो एवरेज वेलोसिटी है वो 0 हो सकती है। क्या एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होगा अपने पास? एवरेज वेलोसिटी का मतलब होगा v एवरेज इक्वल्स टू जिसका जितना इसका एवरेज डिस्प्लेसमेंट है अपॉन में एवरेज टाइम है, वो एवरेज वेलोसिटी होगा। इसका मतलब अगर एवरेज डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हो जाए किसी टाइम इंटरवल में तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकता है। देखिए, ये अपने पास डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है, हर कर्व में ऐसा ही गिवन है। यहां पर अगर मैं देखूं तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी 0 नहीं हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमने इस y एक्सिस में बनाया है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 तब जाकर के होगा जब मेरे पास क्या होगा, 2 पॉइंट सेम लेवल पर आ जाएंगे, है ना, तभी तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। अरे फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इस y एक्सिस में बनाया गया है, इसको मैं एक काम करता हूं y लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसको मैं y कर देता हूं। ठीक है, इन शॉर्ट के लिए मैं इसको y कर रहा हूं। अब देखिए, अगर मैं बात करूं इस वाले ग्राफ के बारे में, तो यहां पर मान लो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 3 है, तो कुछ टाइम t के बाद डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अगेन 3 हो जाएगी। इसका मतलब यहां पर फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। बाकी के ग्राफ में आप कहीं भी चेक करोगे तो फाइनल की वैल्यू अलग, इनिशियल की वैल्यू अलग, फाइनल की वैल्यू अलग, इनिशियल की वैल्यू अलग। किसी भी 2 टाइम इंटरवल के बीच में डिस्प्लेसमेंट सेम वैल्यू अटेन नहीं कर सकता है। बेसिकली y एक्सिस पर वो सेम वर्टिकल लाइन में, सॉरी सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में नहीं हो सकता है। पर इस वाले पॉइंट पर देखिए तो T1 और T2 दोनों केसेस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम रहेगी। इसका मतलब यहां पर S2 माइनस S1 सेम होगा, तो ये 0 पॉसिबल है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, वहां से हमने लिया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये मेरे पास ग्राफ वाला क्वेश्चन है, इसमें होगा। चलिए, ये मुझे कहना चाह रहा है अ ग्राफ x वर्सेस t इज, इसको x कहा है इसने तो इसको मैं x बोल देता हूं। इस फिगर में आपको दिख रहा होगा, तो 4 बातें इसने मुझसे पूछी है कि इनमें से कौन सी बात सही है। ग्राफ आपको दिख रहा है x वर्सेस t का ग्राफ है ये। x मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। ध्यान रखिएगा, जो v होता है वो ds अपॉन dt होता है। इसका मतलब s वर्सेस t ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी होगा। क्या चीज ठीक है, ds अपॉन dt इज वेलोसिटी। अगर मैं देखूं v इक्वल्स टू होता है मेरे पास, सॉरी, अगर मैं इसको दोबारा देखूं कि v dt इक्वल्स टू, तो ds होता है,
इसका मतलब v dt का होगा मेरे पास इंटीग्रेशन v dt इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, तो v वर्सेस t ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर कर्व। अगर इंटीग्रेशन में v dt है तो v वर्सेस t ग्राफ का एरिया विल रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। ये चीज मैंने एक साथ इसलिए बताई ताकि आप जो ये तीन क्वांटिटीज होती है ना, a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी या s या फिर v इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी, इन सब चीजों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कौन किसका एरिया है कौन किसका स्लोप है, इसमें कंफ्यूजन मत रखना लास्ट टाइम में, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है ना? चलिए तो यहां पर देखते हैं, पहला वाला ऑप्शन चेक करते हैं। द पार्टिकल वॉज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट टाइम टी इक्वल्स टू 0। तो टाइम टी इक्वल्स टू 0 पर यहां पर पार्टिकल है, अगर इसका स्लोप 0 हुआ तो पार्टिकल रेस्ट पर होगा। क्यों? क्योंकि रेस्ट पर होने का मतलब है वेलोसिटी इनिशियल 0 होनी चाहिए, वो 0 तब होगी जब इसका स्लोप 0 होगा। तो क्या ds अपॉन dt जो स्लोप है इस ग्राफ का, क्या वो 0 है? तो पार्टिकल a जब जब यहां पर रेस्ट पर होगा, यहां पर उस टाइम पर स्लोप कुछ ऐसा खींचा जाएगा। तो स्लोप क्योंकि हॉरिजॉन्टल नहीं है, स्लोप 0 नहीं है, इसका मतलब ये रेस्ट से तो नहीं आया होगा। क्या बात क्लियर है? चलिए, एट बी द एक्सेलरेशन a इज ग्रेटर देन 0। बी पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेटर देन 0 है। क्या ये सही है? क्या लगता है, क्या ये सही है? एट पॉइंट सी द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन, एट पॉइंट सी द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, क्या कहना चाह रही है ये वाला थोड़ा सा, अच्छा लेस देन 0 है ये पॉइंट वाला है, तो मिसप्रिंट हुआ यहाँ पर। और पॉइंट डी पर द स्पीड एक्सीड एट पॉइंट ई। ओके, मेरे पास चार ऑप्शन है। देखिए, हमको सिर्फ स्लोप चेक करना है। पहली बात तो ये जो इसका ये वाला ऑप्शन है ना, कौन सा वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन जो है इसका, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा इसके जस्ट बाद, है ना, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा इसके जस्ट बाद। अभी के लिए देखते हैं ऑप्शन डी को पहले मैं चेक कर रहा हूं। तो ऑप्शन डी मुझे बोलता है कि स्पीड क्या डी पर ज्यादा है ई से, तो अगर स्लोप डी पर ज्यादा दिख रहा होगा आपको ई से, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्लोप ज्यादा दिखना चाहिए। क्या स्लोप डी पर ज्यादा है या फिर ई पर ज्यादा है? अगर मुझे ये पहचानना है कि स्लोप कहां पर ज्यादा है, तो सिंपल सा लॉजिक होता है, आप हमेशा इसकी टिप पर बैठ जाएं और आप देखें क्या जहां फिसल रहे होंगे नीचे, तो जहां फिसलने में आपको टाइम कम लगेगा, इसका मतलब उसका स्लोप ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि स्लोप हमेशा जो टेन थीटा होता है ये हम वाई से मेजर कर रहे होते हैं, मतलब इसके देखते हैं, वाई इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं। कैसे? अगर मैं यहां पर हूंगा तो स्लोप 0 है, यहां पर हूंगा तो स्लोप 0 है। जब भी मैं वाई की तरफ जा रहा हूंगा, जब भी मैं वाई की तरफ जा रहा हूंगा, या तो यहां से जाऊं या तो यहां से जाऊं, तब तब स्लोप बढ़ता रहेगा। इसका मतलब यहां पर और यहां पर होंगे, या यहां पर या यहां पर होंगे, तो हमेशा इनका स्लोप ज्यादा होगा। जो वाई एक्सिस के क्लोजर होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर 1090 इन्फिनिटी होता है, स्लोप इन्फिनिटी को 10 करता है। क्या चीज ठीक है? तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आप टॉपर बैठे, जहां पर फिसलने में आपको टाइम कम लग रहा है उसका स्लोप ज्यादा है। सिंपल सा ट्रिक है, इसको आप दिमाग में रख सकते हैं। बाकी कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है कि लेफ्ट में है राइट में है, ये वो कुछ नहीं है, वो सब कंफ्यूजन है। तो इसमें मुझे दिख रहा है कि जो टाइम डी वाली में जो लाइन दिख रही है मुझे, ये थोड़ा मुझे शार्पर दिख रही है। शार्पर मतलब यहां पर अगर मैं फिसलूंगा तो मैं कम टाइम में नीचे पहुंच जाऊंगा, इसका मतलब यहां पर स्लोप ज्यादा हो सकता है। इस इमेज में तो यही दिख रहा है अभी के लिए। तो इसके लिए मैं ऑप्शन डी को सही लेके चल रहा हूं अभी के लिए। क्या चीज ठीक है? ऑप्शन बी को मैं चेक करूंगा इसके नेक्स्ट वाले स्लाइड में। ठीक है ना? चलिए, तो अब हम देखते हैं कि अगर मेरे पास मल्टीपल ग्राफ वाले क्वेश्चन होंगे तो उसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा। इसके लिए मैंने कहा था कि थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। देखिए, जब हमने क्लासरूम वीडियोस में भी इस चीज को बहुत डिस्कस किया है कि हम सिंपल एक ग्राफ बनाते हैं और उस एक ग्राफ से ही जितने भी ग्राफिकल क्वेश्चन होंगे जो काइनेमेटिक्स के होंगे वो सब के सब सॉल्व हो जाएंगे सिंपल एक ग्राफ से। उसको मैं बोलता हूं महाग्राफ। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। चलिए, मान लीजिए कि यहां पर मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है जो कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ है। तो इस पैटर्न को ही मुझे याद करना है, ये पैटर्न आपको भी याद होना चाहिए। देखिए, पैटर्न कुछ ऐसा है, पहले यूं बना, फिर स्ट्रेट लाइन गया, फिर ऐसा मंदिर टाइप का बन रहा है यहाँ पर, फिर ये नीचे उतर रहा है, फिर स्ट्रेट लाइन बन रहा है ऐसे, और फिर अल्टीमेटली ये इसकी तरफ यूं चला जा रहा है। ठीक है, ये आपको याद करना है, ये वाला ग्राफ। अगर आपको ये याद हो गया ना, तो मैं ये मेरी गारंटी है कि जितने क्वेश्चन ग्राफ वाले होंगे वो आप आराम से सॉल्व कर लोगे काइनेमेटिक्स के। तो ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है। इसको मैं कहूंगा पॉइंट ओ, इसको कहूंगा पॉइंट ए, इसे कहूंगा पॉइंट बी, इसे कहूंगा टॉप वाले को पॉइंट, ये टॉप वाला जो है, इसे कहूंगा पॉइंट डी, इसे कहूंगा पॉइंट ई, और इसे कहूंगा पॉइंट एफ। इसको साथ साथ नोट करते जाइए। ठीक है ना? चलिए, इसके साथ में मैंने एक ग्राफ बनाया है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। ठीक है, इस तरीके से, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये। ठीक है, चलिए, अब दोनों ग्राफ को मैं साइमल्टेनियसली स्टडी करने वाला हूं। ये मेरे पास ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम वाला ग्राफ। देखिए,
जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ मैंने बनाया है इसका कन्वर्जन है ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में। ये पॉइंट O है तो O है, ये पॉइंट A रहेगा, ये करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट B है, ये C है, ये पॉइंट यहाँ पर D है, ये पॉइंट यहाँ पर E है और ये पॉइंट यहाँ पर F है। F पर खत्म किया था, F पर ही खत्म किया। देखिए जब कभी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ U दे रखा होगा तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये खींचा जाएगा। ये है कि एक्चुअल में इसका जो स्लोप है वही मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। क्या चीज ठीक है? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक होगा, आपको दिख रहा है कि ग्राफ क्वाड्रेटिक है तो वेलोसिटी तो ds अपॉन dt होता है। इसका मतलब उस क्वाड्रेटिक टर्म को जब एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको एक लीनियर टर्म मिलेगा। तो लीनियर ग्राफ O से लेकर के A तक इस तरीके से बनेगा। जब आप A से B तक गए तो आप लीनियर थे। इसका मतलब जब डिस्प्लेसमेंट लीनियर होगा तो डिफरेंशिएट करने के बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। साइमल्टेनियसली मैंने बाकी के जो चीजें हैं वो उसके करस्पॉन्डिंग में ड्रॉ करी हैं। ये ग्राफ दोनों के दोनों आपको याद होने चाहिए। अब देखिए ये बनाए मैंने, अब इसका मैं एक्सेलरेशन में भी कन्वर्जन कर सकता हूं, इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। इसका मुझे अगर एक्सेलरेशन ग्राफ बनाना होगा तो मैं कैसे बनाऊंगा? ये एक्सेलरेशन और ये टाइम t, तो इसके लिए बनेगा कुछ ऐसे, फिर ऐसे। ये O है, ये मेरे पास A है, यहां पर मेरे पास B है, ओके, ये मेरे पास फिर C रहेगा, है ना, ओके, और ये एक्सेलरेशन यहाँ पर तो जीरो हो रहा है ना, ओके, यहाँ पर कांस्टेंट है, जीरो हो रहा है, फिर नेगेटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर यहाँ पर जीरो हो रहा है और फाइनली ये ऊपर चला गया। ये है, ठीक है। ग्राफ ये वाला मुझे याद नहीं है, ये मैंने अभी भी ड्रॉ किया है। ये A है, ये B है और ये होगा C, D के करस्पॉन्डिंग ये है मेरे पास, यहाँ पर होगा E और लास्ट पॉइंट पर होगा F, ठीक है। चलिए इसको, ये थोड़ा कम इस्तेमाल का है, ये दो मेरे पास ज्यादा इस्तेमाल के होंगे, ठीक है। अब देखिए जब भी तुम्हारे पास कभी ग्राफ ये बन रहा होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग ये तुम्हें दिखेगा, ठीक है। अब देखते रहिए, जब हम बात करें कि ये जो कर्व बन रहा है ये कॉन्केव डाउन बन रहा है, इसका नाम क्या लूंगा मैं? कॉन्केव डाउन, B से लेकर के D तक। तो B से लेकर के D तक एक्सेलरेशन नेगेटिव है। जब ग्राफ कॉन्केव डाउन बन रहा है तो मेरे पास जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है, ध्यान रखिएगा। अब आता हूं मैं इस वाले क्वेश्चन के ऊपर। कौन सा क्वेश्चन था? ये वाला। यहां से लेकर के यहां तक इस रीजन के लिए जो ग्राफ है वो कॉन्केव डाउन है, इसका मतलब इस रीजन में एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, तो ऑप्शन बी अभी इनकरेक्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि इसको अभी होल्ड कर लीजिए। तो अगर यहां पर लेस देन जीरो होता तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्या ये बात ठीक है? इस बात को हम ऐसे ही ध्यान में रखेंगे। देखिए इसको बनाना है, इसको बनाना है, बात खत्म, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल करते हुए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए मेरे पास क्वेश्चन दिया है, द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है मेरे पास किसी ऑब्जेक्ट का, और वो कुछ इस तरीके का दे रखा है आपको, इस तरीके का, है ना, ऐसा और ऐसा। अब आपको इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। मैं गारंटी से बोल रहा हूं कि अगर आपको पहले वाला नहीं पता या आपके बेसिक बहुत अच्छे नहीं है तो फिर आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है इन ग्राफ में, पर अभी मेरे लिए मुश्किल से 5 सेकंड का काम होगा। देखो कैसे, यहां पर मुझे ये उतर रहा है ग्राफ, फिर ग्राफ चढ़ रहा है। देखते हैं कौन सा सेक्शन है। ये वाला सेक्शन पहले लिया गया है, फिर ये वाला लिया गया है, मतलब CD वाला सेक्शन है, उसके बाद BC वाला सेक्शन है, यही तो है। अब देखिए अगर CD वाला सेक्शन ले लूं तो C से D में ग्राफ ये बनता है, इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा उसमें पहले ये होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। पेन चेंज कर दूं, चलें, पहले मेरे पास ये होना चाहिए। अब देखिए जब मैं बात करूंगा B से लेकर के C तक के बारे में, तो B से C तक, हाँ ओके, तो मेरे पास ये होना चाहिए। इसका मतलब कुछ टाइम बाद ग्राफ ने कहां बनाया था? मैंने ये बनाया था ना यहाँ पर, B से लेकर के और C में ग्राफ ने ये उतरना है ऐसे नीचे। क्या चीज ठीक है? समझ में आई क्या? देखो C से लेकर D तक डाउनवर्ड, तो मैंने बनाया डाउनवर्ड, फिर बनाया B से C तक का ऐसा वाला, तो ये हवा से उठ रहा है और नीचे आ रहा है, मतलब ये वाला पार्ट मैंने यहां पर बना दिया। तो अगर कोई ग्राफ ऐसा होगा, इसको मैं डैशेस लाइन से मिला रहा हूं क्योंकि यहां पर ग्राफ ब्रेक हो रखा है ना, कंटिन्यूअस नहीं है। तो अगर कोई ऐसा ऑप्शन है तो वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन C या फिर A, देखते हैं कौन सा वाला। ये दिख रहा है मुझे नीचे से है, तो ये वाला ऑप्शन A विल बी करेक्ट। क्या आपको दिख रहा है? तो ये कंफ्यूजिंग हो सकता था अगर आपको ग्राफ का नॉलेज नहीं है, पर उस सिंगल ग्राफ से आप लगभग 90 to 95% क्वेश्चन ग्राफ के काइनेमेटिक्स के सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमने आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया है इसमें कि आपको एनालिसिस करना है कि O से A तक क्या हुआ, A से B क्या हुआ, B से D क्या हुआ, है ना। एटलीस्ट जैसे ही आपको क्वेश्चन में ग्राफ दिखे आप अलर्ट हो जाएं कि ये तो मैं करूंगा ही करूंगा, ये मेरा श्योर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो आप इसको पढ़िएगा और इसको आप खुद करके जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए टफ लगेगा तो फिर हम इसकी जो PDF है, इसका जो सॉल्यूशन है वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे।
द पोजिशन x ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम t इज गिवन s, तो इसको तुरंत लिख दीजिए x इक्वल्स टू 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, वेयर x इन मीटर, t इन सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल व्हेन इट अचीव्स मैक्सिमम स्पीड अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन। इसका मतलब आपको पूछा गया है कि व्हाट विल बी द पोजीशन, x का वैल्यू क्या होगा व्हेन v मैक्स है, जब स्पीड मैक्सिमम है, आपको उस टाइम पर x निकालना है। ऐसे क्वेश्चन भी इस बार आपसे पूछे जा सकते हैं जहां पर वो इस तरीके की बात करेगा कि उस टाइम पर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है जब वो x को क्रॉस कर रहा है, जब वो y को क्रॉस कर रहा है। ध्यान रखिएगा कि यहां पर इंफॉर्मेशन दी होती है लाइन की फॉर्म में, डायरेक्ट नहीं दी होती है। अगर उसने कहा कि वेलोसिटी बताओ जब उसने x एक्सिस को पास किया, इसका मतलब उस टाइम पर y कोऑर्डिनेट 0 रहा होगा, तो ये भी अपने आप एक इंफॉर्मेशन का काम करता है, ध्यान रखिएगा इस चीज के लिए। अभी मुझे निकालना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी जिस टाइम पर है उस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो पहले मुझे वेलोसिटी निकालनी है, तो जस्ट इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dx अपॉन dt अपने वेलोसिटी होता है। करिए करिए, तो कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 18t माइनस का 3t स्क्वायर, ये मेरे पास इसका वेलोसिटी आ जाएगा। तो वेलोसिटी आपको निकालना है कि मैक्सिमम कब होगी, तो क्या मुझे मैक्सिमम मिनिमम निकालना आता है? बिल्कुल आता है। क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे अगेन, तो dv अपॉन dt करूंगा मैं, एक बार डिफरेंशिएट करूंगा, कितना आएगा ये आएगा 18 माइनस 60, 18 माइनस यही आ रहा है क्या, हाँ 18 माइनस 60, ये आपके पास आया डिफरेंशिएट करने के बाद। क्या चीज ठीक है? तो इसका मतलब अगर मुझे मैक्सिमा निकालना है तो मुझे ये बताना होगा कि ये जो है मैक्सिमा है कि नहीं, मुझे चेक करना है। तो कॉन्सेप्ट जानना चाह रहा था आपसे, तो क्या करते हैं भाई इसके लिए इसको डबल डिफरेंशिएट करते हैं। पहले इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं, वहां से पॉइंट निकलेगा, उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग देखेंगे कि क्या डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 है तो मैक्सिमा होता है। अरे यार, क्या आप वो चीज भूल गए क्या, मैक्सिमम मिनिमम भूल गए क्या? देखिए हम क्या करेंगे, d2v ओवर dt स्क्वायर करेंगे, क्योंकि मुझे v को चेक करना है कि मैक्सिमम है कि नहीं है ना, तो मुझे इसका डबल डिफरेंशिएशन चेक करना पड़ता है। अगर लेस देन 0 होगा तो मतलब वो मैक्सिमा होगा, और अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो वो मिनिमा होगा। बस ये तो चेक करना होता है, इसका मतलब ये मिनिमा निकल के आ रहा होगा। क्या बात ठीक है? यही तो होगा। ये अपने पास स्लोप है, तो मतलब ये स्लोप जो है, स्लोप हमेशा या तो मैक्सिमम पर बनता है या फिर मिनिमम पर बनता है। तो dv अपॉन dt मतलब यहां पर जो है वैल्यू अपने आप में स्लोप पर पहुंच चुकी है, तो अब ये चेक करना है कि वो ये वाली वैल्यू है कि ये वाली वैल्यू है। तो इसका कंफर्मेशन के लिए इसको चेक किया जाता है फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो यहां पर अगर मैं पुट करूं तो टाइम t के वैल्यू निकल के आएगा 18/6, इसका मतलब कितना है अपने पास 3 है ना, टाइम t का वैल्यू 3 निकल के आ रहा है। चेक कीजिए जरा, इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे, कितना होगा d2v ओवर dt स्क्वायर होगा अपने पास कितना, 18 का 0 हो जाएगा और माइनस 60 का -6 हो जाएगा। इसका मतलब ये तो ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, इसका मतलब जो भी पॉइंट निकला होगा वो हमेशा मैक्सिमा होगा, हमेशा वो पॉइंट मैक्सिमा होगा। तो टाइम t इक्वल्स टू 3 सेकंड पर, टाइम t इक्वल्स टू 3 सेकंड पर इसका स्लोप जो है वो मैक्सिमा जा रहा होगा। तो इस टाइम पर t इक्वल्स टू 3 सेकंड पर जब वेलोसिटी होगी तो उस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो टाइम t इक्वल्स टू 3 सेकंड पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, उस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पर 3 पुट कीजिए, आपका आंसर निकल गया जाएगा 9 3 स्क्वायर माइनस, और ये 3 का क्यूब हो गया। इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर निकल के आएगा 9 मल्टीप्लाई बाई, ये 9 हो गया, माइनस का 3 27 हो गया, तो ये 81 माइनस 27। अगर आंसर मैच कर रहा है तो ठीक। क्या आंसर बन के आ रहा है आपके पास, ये 11 7 4 11 54 बन के आ रहा है क्या? 54 विल बी योर करेक्ट आंसर। क्या चीज ठीक है? ओके, तो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चन उठाए हैं इसके। नेक्स्ट देखते हैं क्या है मेरे पास। ओके, एक क्वेश्चन मेरे पास ये भी है, इसको सॉल्व करेंगे। अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 3i प्लस 4j, 3i प्लस 4j मुझे गिवन है, एंड द एक्सलेरेशन a दे रखा है मुझे 0.1 i कैप प्लस 0.3 j कैप। स्पीड बताना है फाइनल, मतलब v बताना है क्या होगा आफ्टर t इक्वल्स टू 10 सेकंड। अब देखिए, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो जो 3 इक्वेशन हमने पढ़ी हैं उन 3 इक्वेशन को आप मन में रिपीट कीजिएगा। अगर आपको दिख गया तो अच्छी बात है, नहीं दिखा तो देखिए कि s निकालना है, t निकालना है, v निकालना है, क्या निकालना है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो v अननोन है, u पता है, a पता है, t पता है, तो पहले इक्वेशन से काम चल जाएगा। तो लगाएंगे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये क्वेश्चन अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं इसको, वेक्टर वेक्टर a वेक्टर, यहाँ पर वेक्टर, हाँ a वेक्टर, और टाइम t तो मेरे पास स्केलर होता ही है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो v मुझे निकालना है, ठीक है, v वेक्टर इक्वल्स टू u वेक्टर कितना है 3i प्लस 4j है, प्लस में करेंगे क्या t, a मल्टीप्लाई में t करेंगे, तो t मेरे पास 10 सेकंड है, इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो a वेक्टर बन जाएगा 1i कैप प्लस 3
ठीक है, अब ये सिंपल एडिशन है तो कोई बड़ी बात नहीं है। वी वेक्टर हो जाएगा आपके पास 3 और 1 4 आई कैप, क्या करते हैं आई आई को जोड़ देते हैं, जे जे को जोड़ देते हैं, सिंपल 4 आई कैप प्लस 4 और 3 कितना हो रहा है 7 जे कैप। ठीक है, तो वेलोसिटी वेक्टर आपके पास ये आ गया। क्या पूछा था इसने, स्पीड पूछा है इसने। स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। जब भी स्पीड पूछेगा तो पहले वेलोसिटी निकालेंगे और लास्ट में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। मैग्नीट्यूड निकालना आता है, कैसे करते हैं, रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ हमको इनका स्क्वायर करके ऐड करना है स्क्वायर रूट। तो कितना हो जाएगा 4 4 16 प्लस 7 7 49। जो भी आपका आंसर आ रहा है देख लीजिएगा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए तो कितना हो रहा है ये 50 और 16 56, कितना हो रहा है 65 हो रहा है क्या, 65 हो रहा है आई थिंक, है ना, देख लीजिएगा कैलकुलेशन रूट 65। तो रूट 65 ऑप्शन में दिख तो नहीं रहा है, पर जो भी इसका क्लोज आंसर होगा उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आंसर खुद चेक करेंगे और इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है इसको भी आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। कैलकुलेशन से मुझे इतना मतलब नहीं है, वो आपको फास्ट करनी है। ठीक है, मेरा काम है कॉन्सेप्ट को समझाना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, फिलहाल के लिए हमने इतना ही इस स्लाइड में लिया है क्योंकि अन्यथा वीडियो लंबी हो रही है। आई होप ये आपकी हेल्प कर रहा होगा, जो भी आपकी प्रिपरेशन है लास्ट टाइम पर, जो फॉर्मूले छूट गए हैं, जो कॉन्सेप्ट छूट गए हैं, क्वेश्चन कैसे करने हैं, साथ साथ में आप भी सॉल्व करते रहिए तो आपकी प्रिपरेशन जरूर से और बेहतर होगी। और नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट हम इसका वीडियो बनाएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे 2D 2 डायमेंशन मोशन, बेसिकली प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन से भी क्वेश्चन बने हैं, बिल्कुल बनेंगे, क्वेश्चन आसान बनेंगे। उसका पूरा डायनेमिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा करें। आपके पास जो लास्ट मोमेंट है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स जितना आप खींच सकें इस टाइम पर खींचें। ठीक है, मोटिवेटेड रहें और अपना ध्यान रखें। तब तक के लिए सभी का शुक्रिया।